हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गोविंद लोहिया। वेलकम टू द केमिकल काइनेटिक्स एंड स्टेबिलिटी पार्ट 7। हमने बहुत सा पार्ट इसका कवर किया है। अभी कुछ छोटा सा पार्ट बचा है हमारे पास, जिसमें हमें ये देखना है कि हमारा केमिकल काइनेटिक्स या हमारी रिएक्शन जो है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करती है, एंड हम इसको कैसे देख के निकालेंगे कि ये ऑर्डर फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो ये हमें ढूंढना है। तो फॉर दैट रीजन दिस इज अकॉर्डिंग टू कंप्लीटली पीसीआई सिलेबस। हम लोग यहाँ पर पीसीआई सिलेबस के हिसाब से हमने क्या क्या कवर किया है वो भी देख लेते हैं। ये हमारा सिलेबस है जिसमें हमने रिएक्शन काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर, सूडो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, यूनिट्स ऑफ बेसिक रेट कांस्टेंट। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑर्डर, और फिर फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल डिग्रेडेशन। तो ये हमारा एक लेक्चर का पॉइंट है, एक वीडियो का, और ये हमारा एक या दो वीडियो का पॉइंट बचा हुआ है, जिसमें हम लोग टेम्परेचर से लेके दैट मींस सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तक के खत्म कर देंगे। ओके, सो सीधा चलते हैं हमारे पॉइंट पे, जिसमें हमें देखना है डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट ऑर्डर। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट लॉ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो हमारे पास एक आइसोलेशन मेथड है, जिसमें हम लोग किसी भी रिएजेंट को या रिएक्टेंट को आइसोलेट कर देते हैं और कंप्लीटली ट्राई करते हैं कि वो किसी दैट मींस एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करे रिएक्शन। सो अगर हमें ऐसा करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों रिएक्शन में है, इक्विमोलर रिएक्ट हो रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ा देते हैं कि उसमें से कुछ अमाउंट खर्चा भी हो या कंज्यूम भी हो, सो दैट विल एक्ट एज अ वो उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो कंप्लीटली रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिपेंड ऑन बी। तो दिस इज आइसोलेशन मेथड। अगर एक बार आइसोलेशन मेथड से हम लोग पहुंच गए तो उसका डाटा हम लोग डिफरेंशियल मेथड में यूज करते हैं, उसके बाद में इंटीग्रल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड द लास्ट वन इज द हाफ लाइफ। तो ये हमारे पास चार मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ करते हैं। सो आइसोलेशन मेथड के साथ चलते हैं। The isolation method is the technique for simplifying the rate law in order to determine its dependence on the concentration of a single reactant. तो हम लोग यहां पर किसी एक सिंगल रिएक्टेंट पे डिपेंडेंस ढूंढते हैं। Once the rate law has been simplified, the differential or integral method may be used to determine the reaction order. That means ये completely isolation method हमें rate order नहीं दे पाएंगी, but हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं रेट ऑर्डर ढूंढने के लिए, और उसमें सबसे पहली मेथड होती है आइसोलेशन मेथड। वंस द रेट लॉ हैज बीन सिंप्लीफाइड, हम लोग उसको इंटीग्रल मेथड से या डिफरेंशियल मेथड से रिएक्शन ऑर्डर ढूंढते हैं। नाउ द डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन रेट ऑन द chosen reactant concentration is isolated by having all other reactant present in a large excess। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ए और बी हमने लिया, ए को हमने एज इट इज रखा, मगर बी का कॉन्सेंट्रेशन हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लार्ज एक्सेस में लिया, सो दैट कंप्लीट रिएक्शन डिपेंड ऑन ए। ये हम लोग ट्राई करते हैं। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट इन विच बी इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन ए। So ultimately the rate of reaction look like this one. Rate is equal to dc by dt. Minus sign is for decreasing the concentration, K2 concentration of A or B. So this follows the second order kinetics since it depends on A and B. But हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि B का concentration इतना बढ़ा दिया है कि itself वो constant है, उसमें से एक या दो अगर कम हो भी जाते हैं, कंज्यूम हो भी जाते हैं, तो 1000 में से 1 और 2 मोल को कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट अल्टीमेटली कांस्टेंट एंड द अल्टीमेट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स K1A, जो इसके पहले भी हमने देखा है, एंड दिस विल बी अ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सो व्हेन द रेट लॉ contain contribution from number of reactant, a series of experiment may be carried out in which each reactant be isolated in turn। अगर हमारे पास, अगर आप में से एक सवाल आना बराबर भी है कि अगर सर ये ए और बी है मगर मेरे पास ए बी सी ऐसे कुछ हो या और कुछ ऐसा हो, तो हम लोग सीरीज ऑफ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें पहले ए और बी में से बी को आइसोलेट कर दिया, ए के साथ किया, फिर अगर हम लोग बी और सी में से सी को आइसोलेट किया, बी के साथ किया, लाइकवाइज, है ना। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ ऑन द एक्सपेरिमेंटल डाटा, इसमें हम लोग दूसरी मेथड देखते हैं, वो है डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड में व्हेन वी हैव अ रेट लॉ that depends only on the concentration of one species, either because there is only single species
reacting or because we have used the isolation method to manipulate the rate law, then the rate law may be written. तो ये differential method कैसे यूज होंगी? अगर मेरे पास सिर्फ सिंगल स्पेसिस है तो या तो फिर मैंने आइसोलेशन मेथड यूज करके सिर्फ सिंगल स्पेसिस पे ही मेरा रेट लॉ डिपेंड कराया है तो हमारा इक्वेशन बनेगा v इज इक्वल टू k a टू द पावर a. अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, v इज नथिंग बट द रेट, log v इज इक्वल टू log k प्लस a log a. अगर हम लोग इसका प्लॉट बनाते हैं, किसका किसका, अ प्लॉट ऑफ log v अगेंस्ट log a, दैट मींस log v अगेंस्ट log a, we definitely will get this straight line with a as a slope equal to reaction order. क्योंकि ये देखो यहां पर है, if it is 1 then reaction order is 1, if it is 2 then reaction order is 2, है ना. तो हमें और इंटरसेप्ट जो मिलेगा वो रहेगा log k. तो इंटरसेप्ट मिलेगा log k. हमको किसका प्लॉट करना है? log v वर्सेस log a का. ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट. We can measure the concentration of the reactant A as a function of time and use this data to calculate the rate. अगर दूसरे वे से बात करना है तो हम लोग अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम अगर हम लोग लेते हैं तो रेट v इज इक्वल टू da बाई dt एज अ फंक्शन ऑफ a, ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी कैन मेक अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इनिशियल रेट V0 of the reaction with a different initial concentration A0. This may then be plotted as a above to determine the order A. अगर हमें बहुत सारी it is time consuming process है, मगर अगर हम लोग यहाँ पर इनिशियल रेट अलग अलग लेते चलते हैं, जैसे V0 एक जगह पे हमने लिया 10 मोल, फिर अगले बार 20 मोल, फिर 30 मोल. लाइकवाइज अगर इफ वी गोज ऑन चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन देन डेफिनेटली हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहेंगे तो रेट उनका सबका अलग अलग मिलेगा. फॉर फर्स्ट V0 था, किसी के लिए V1 V2 लाइकवाइज, और वो प्लॉट करते हैं तो हमें डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर मिल जाएगा. ओके, नाउ डिटर्मिनेशन में हमारा तीसरा पार्ट है इंटीग्रल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग बहुत सिंपल से, इफ वी हैव अ कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी मे कंपेयर देयर टाइम डिपेंडेंस विथ एप्रोप्रिएट इंटीग्रेटेड लॉ. जैसे द डाटा आर कलेक्टेड एंड सब्स्टिट्यूटेड इन द इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ द जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर टू गेट द वैल्यूज ऑफ के. हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और कंपेयर किया उनका डिपेंडेंस विथ एप्रोप्रिएट इंटीग्रेटेड लॉज. हमारे पास जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, लाइक ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया सेकंड ऑर्डर. अब इसमें हम लोग वैल्यूज डालेंगे और k की वैल्यूज निकालेंगे. द ऑर्डर विच गिव्स द कांस्टेंट k वैल्यूज एट अ डिफरेंट टाइम पीरियड विद इन द एक्सपेरिमेंटल एरर्स इज आइडेंटिफाइड एंड द रिएक्शन इज टू बी कंसिडर ऑफ दैट ऑर्डर. अगर मुझे पता चल रहा है कि मैंने जितने भी वैल्यूज निकाली है उसमें k की वैल्यू अलग अलग टाइम पर मुझे, दैट मीन्स t 10 20 30 40 60 पर K1 मुझे कांस्टेंट मिल रहा है एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर. सो आई कैन सिंपली से दैट कि द रिएक्शन ऑर्डर फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और हमें ऑर्डर काइनेटिक्स मिल गया. लाइकवाइज इसके लिए भी लागू होगा. ओके, सो आगे चलते हैं. एंड द लास्ट वन, दिस इज द हाफ लाइफ मेथड. हाफ लाइफ मेथड में अनदर वे ऑफ द डिटरमाइनिंग द रिएक्शन ऑर्डर, it is to investigate the behavior of the half life as the reaction proceed. डेफिनेटली हमारे पास हाफ लाइफ के फॉर्मूले, जीरो ऑर्डर का क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, सेकंड ऑर्डर का क्या है ना. तो हम लोग हाफ लाइफ के द के वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग द डाटा फॉर ऑल जीरो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एज एनी वन ऑफ द अबव मेथड बी और सी. तो हमने अभी तक ऊपर के मेथड में हमने के वैल्यूज निकाली है, बी में भी निकाली है और सी में भी निकाली है. दैट मीन्स डिफरेंशियल में भी निकाली है और इंटीग्रेटेड में भी निकाली है. तो टी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, जहां से हमें के वैल्यू मिल गई, यहां पर भी के वैल्यू मिली है. अब जो भी मेथड हमने यूज की उसमें के वैल्यू मिल जाएंगे. ऑन दैट बेसिस हमें टी वैल्यू निकाल सकते हैं. फॉर जीरो ऑर्डर टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो आप देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर में टी हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रोपोर्शनल में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. यहां कहीं पर भी ए या ए रिलेटेड टर्मिनोलॉजी नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ.
फॉर सेकंड ऑर्डर देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, है ना। तो यहाँ रिएक्टेंट ए अगर होगा हमारे पास तो हम लोग बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां हम लोग A इज इक्वल टू बी, ये हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बोथ दी फॉर दी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, है ना। तो यहां हमारे पास ये आपका इक्वेशन ये बनता है और यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस माइट बी द क्वेश्चन फॉर जीपैट एस्पायरेंट आल्सो, जीपैट में भी इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो बी केयरफुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। सो वन कॉमन टर्मिनोलॉजी हम लोग निकाल लेते हैं, कॉमन इक्वेशन ले सकते हैं, एंड दैट कॉमन इक्वेशन इज सिंपली T half is equal to 1A n minus 1. N is nothing but the reaction order. Say let us consider reaction order is 0, then it becomes minus 1. Minus 1 होने की वजह से A ऊपर आ जाएगा तो T half is directly proportional to A. Let us consider first order, तो ये 1 minus 1 0. अगर यहाँ 0 किसी का भी पावर 0 हो जाता है तो वो टर्म अल्टीमेटली 1 हो जाती है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे डिपेंड नहीं करता T half ऑन फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम लोग बात करेंगे T half on concentration of first order, sorry, T half on a concentration of reactant डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल concentration of reactant पे। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 2 minus 1 सेकेंड ऑर्डर के लिए, then it becomes minus 1, minus 1 होने की वजह से ये सॉरी 2 minus 1 1, that means ये होगा 1 by A, इसीलिए T half is inversely proportional to the concentration of the reactant इन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहां हम लोग रुकते हैं, अगले वाले इसमें हम लोग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।